हेलो एवरीवन, मैं दिनेश कुमार यादव, कॉन्ट्रेक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसर डिग्री कॉलेज जगन्नाथपुर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। आज का ये वीडियो क्लास सेमेस्टर थर्ड के अभ्यर्थियों के लिए, जिसमें इकोनॉमिक्स ऑनर्स वाले पास कोर्स के रूप में जिन्होंने इकोनॉमिक्स रखे हैं और जनरल से ग्रेजुएशन कर रहे हैं और इकोनॉमिक्स रखे हैं, उनके लिए यह इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आइए जानते हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक है भारत में सार्वजनिक व्यय की प्रवृत्ति, यानी कि भारत में सार्वजनिक व्यय जो किया जाता है, सरकार जो खर्च करती है, उसकी प्रवृत्ति क्या है, इसके बारे में जानेंगे। इससे पहले क्लास में हम सार्वजनिक व्यय के बारे में जान चुके हैं, इसके अर्थ, मीनिंग, इसके प्रकार, इसके कानून्स क्या हैं और इनकी प्रिंसिपल्स के बारे में हम पिछले 2-3-4 वीडियो में देख चुके हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है भारत में सार्वजनिक व्यय की प्रवृत्ति, प्रमुख प्रवृत्तियां के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली भारत में आर्थिक विकास के उद्देश्य को नियोजन प्रक्रिया में जो है वह सार्वजनिक व्यय को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान किया गया है। भारत की विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में द्रुत गति से सार्वजनिक व्यय की वृद्धि को देखा गया है, यानी कि पंचवर्षीय योजना प्रत्येक 5 वर्ष में होती है और प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में जो हुआ वो ये क्या कहते हैं, सार्वजनिक व्यय में प्रतिशत की दृष्टि से देखें कि कुल टोटल व्यय जो होता है प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में, उसमें दर बढ़ता गया, यानी कि प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में इसकी आवश्यकता बढ़ती गई और सार्वजनिक व्यय में वृद्धि किया गया। तो हम कह सकते हैं कि भारत के नियोजन काल में आर्थिक एवं सार्वजनिक या सामाजिक क्षेत्र में सरकार की बढ़ती भूमिका के कारण देश के विकास व्यय पर नियोजन काल में मुख्य रूप से निम्न घटकों का प्रमुख प्रभाव पड़ा है। तो आइए देखते हैं ये प्रमुख प्रभाव किन किन क्षेत्रों पर पड़ा है। पहला है रक्षा व्यय। यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम पंचवर्षीय योजना के बारे में चर्चा किए थे। तो पंचवर्षीय योजना क्या है कि पहला पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुआ था? पहला पंचवर्षीय योजना ये 1951 से 56 था। दूसरा था 1956 से 61। तीसरा था 61 से 66। तो इसी तरह जो पंचवर्षीय योजना, जो प्रत्येक पंचवर्षीय योजना बढ़ते गया, उसमें सार्वजनिक व्यय बढ़ाते गया। तो पहला घटक इसका क्या था? रक्षा व्यय में वृद्धि, मतलब रक्षा पर किया जाने वाला जो व्यय था वो उसमें वृद्धि किया गया। तो देश की स्वतंत्रता की, भारत स्वतंत्र कब हुआ? 1947 ईस्वी में। तो 1947 ईस्वी के बाद जब भारत स्वतंत्र हो गया, उसके बाद चीन और पाकिस्तान के साथ 2 महान युद्ध का सामना करना पड़ा। चीन के साथ 1962 ईस्वी में चीन के साथ युद्ध हुआ और 1965 ईस्वी में पाक के साथ, यानी कि पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ। तो इन युद्धों ने सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने के लिए मजबूर कर दिया सरकार को। सरकार मजबूर हो गई कि रक्षा पर व्यय करना, अधिक व्यय करना चाहिए। तो इससे जो ये दोनों जो युद्ध हुआ और इसी टाइम में भूखमरी की स्थिति आई थी, इसी पीरियड में, यानी कि 1965-66 के आसपास में ऐसे एक अकाल हुआ था। उस टाइम स्थिति जो थी, क्या कहते हैं, ये लोगों की स्थिति था, वो भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, डगमगा गई अर्थव्यवस्था। तो उस टाइम क्या हुआ कि खर्च, सार्वजनिक खर्च, लोक कल्याण के लिए सरकार को अधिक खर्च करना पड़ा। तो अधिक खर्च करने के उस टाइम ये सब जो संकट की स्थिति, जो युद्धों के कारण विभीषिका उत्पन्न हुई, अकाल के कारण जो अशांति उत्पन्न हुआ, तो उसको सही करने के लिए सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करना पड़ा, यानी कि रक्षा व्यय में वृद्धि करने की आवश्यकता पड़ी। तो तेज़ी से उसमें वृद्धि होगी। वर्तमान में देश की रक्षा के लिए सुरक्षा व्यय के रूप में देश के आर्थिक संसाधनों एवं
एक पर्याप्त बड़े आकार में आयुष सामग्री एकत्रित करने के लिए, यानी कि युद्ध करने के लिए जो सामग्री, तोपें खरीदी जाती है, वो बम बारूद बनाया जाता है, उन सब चीज़ों को आयुष सामग्री एकत्रित करने के लिए स्थानांतरित किया गया। भारत में 1950-51 की बात करें तो क्या था, 1950-51 में प्रतिरक्षा व्यय कितना था, 168 करोड़ था, जो ये 30 साल में बढ़ कर के 1980-81 में 3800 करोड़ हो गया। एक देखिए यहाँ पे, यहाँ 30 साल में बढ़ा कितना, 168 से 3800 हुआ। और दूसरा क्या है, ये 10 साल देखिए यहाँ पे, हाँ सॉरी, ये 30 साल में 168 से 3800 करोड़ रुपया हो गया। और वहीं ये 1980-81 से 1990-91 यानी कि ये रहा 10 साल का पीरियड। ये 10 साल का पीरियड में देख लीजिए, यहाँ 80-81 में 3800 करोड़ था और 90-91 में 15,15,769 करोड़ हो गया खर्च। ये प्रतिरक्षा पर व्यय किया गया। उस टाइम अगर देखें हम, यानी कि काफ़ी ज़्यादा वृद्धि, ये 10 साल में जो हुआ तो काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुआ। तो अगर 2008-9 की बजट की बात करें तो 73,600 करोड़ रुपया व्यय किया जाने लगा, यानी कि देखिए 50-51 से कंपेयर करिए तो कितना ज़्यादा है, देख लीजिए बहुत वृद्धि हो गया। अगर 2009-10 की बजट की स्थिति को देखें तो उस टाइम क्या था, 1,41,703 करोड़ रुपया प्रतिरक्षा पर व्यय किया गया। और वर्तमान स्थिति जो कि क्या था, कुल व्यय का 2.78 था, 2.78% था कुल व्यय का। कब, 9-10 में इतना था। लेकिन जब भारत चीन युद्ध जो हुआ था, वो क्या किया था, सरकार को मजबूर कर दिया था व्यय करने के लिए। और वर्तमान समय में भारत की रक्षा व्यय, आप ध्यान दीजिएगा कि चाइना और ख़ास करके पाकिस्तान से देखा जाए तो अभी हमेशा पर डे युद्ध होते रहती है। हमारी प्रत्येक वर्ष 100, 200, 400, 500 सेनाएं मारे जाते हैं जो हमारी रक्षा करते हैं। तो उसकी सुरक्षा के लिए और पाकिस्तान से युद्ध करने के लिए, आतंकवादियों से युद्ध करने के लिए क्या है, हमें ये क्या कहते हैं, प्रतिरक्षा पर खर्च करनी होती है। यानी कि आयुष जो युद्ध करने के लिए आयुष सामग्री है उसको एकत्रित करना होता है। तो ये इतना बढ़ गया। और वर्तमान समय की स्थिति, अगर वर्तमान दशकों की बात करें तो यह कितना है, 15 से 16% व्यय किया जाता है। 15% से 16% अभी वर्तमान के दशकों की आंकड़ा को देखा जाए तो यह 15 से 16% व्यय किया जाता है। किस पर, रक्षा व्यय पर किया जाता है। अब अगला है विकास व्यय में तीव्र वृद्धि। तो यहाँ देखिए, देश के नियोजन विकासोन्मुख रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, तकनीकी शिक्षा जैसी सामाजिक सेवाएं का विस्तार, यातायात, संचार जैसी आधारभूत संरचनाओं का विकास और विविध विकास मदों में देश का व्यय तेजी से बढ़ा है। आवास, स्वच्छता, जलापूर्ति जैसे विकास योजनाएं में विगत वर्षों में सार्वजनिक व्यय को तेजी से बढ़ा है। देश में विशेषकर ग्रामीण अंचलों में गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार परक योजनाओं को लागू किया गया है, जिसके कारण सरकार का विकास व्यय योजना काल में उत्तरोत्तर बढ़ता चला गया है। अगला है ऋण सेवा भार में वृद्धि। नियोजन काल में भारत सरकार ने अपने विकास परक योजनाओं के लिए बड़ी मात्रा में ऋण लिए। विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एशियाई विकास बैंक आदि जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो वित्तीय संस्थाएं हैं, उनके अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संस्थाओं से बड़ी मात्रा में ऋण लिए।
इन विदेशी ऋणों के साथ साथ सरकार ने बड़ी मात्रा में आंतरिक ऋण भी लिए। मतलब आंतरिक ऋण भी इन्होंने बहुत बड़ी मात्रा में लिए। सरकार के इन आंतरिक एवं विदेशी ऋणों ने भारत के ऋण सेवा भार में तेज़ी से वृद्धि की है, और यही कारण है कि वर्तमान में लिए गए ऋणों पर अदायगी सार्वजनिक व्यय का एक प्रमुख मद बढ़ जाता है। मतलब सार्वजनिक व्यय यानी कि ये जो है किसमें जो ऋण लिया गया है उसकी अदायगी में एक कुल व्यय का लगभग 17 से 18% व्यय करना होता है। एक बड़ा भाग ये ऋणों पर व्यय किया जाता है। उस चीज़ को हम आगे एक एग्जाम्पल स्वरूप वर्तमान में 2020-21 के बजट को देखेंगे, उसमें हम जानने का प्रयास करेंगे। केंद्रीय बजट जो है वह 2009-10 में कुल व्यय राशि 19% भाग व्यय अदायगी में किया गया। ब्याज अदायगी के लिए जो ऋण ले रखा है उसमें उसके लिए जो ब्याज अदायगी किया जाता है वो, और 2020-21 की बात करें तो यह 18%। यह 18%, 9-10 में 19% था, अभी भी देखिए बरकरार है, 1% उससे कम है। मतलब ये पिछले साल 19% था। मतलब घटता बढ़ता रहता है, लेकिन 1% 2% ही घटता बढ़ता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सार्वजनिक व्यय में वृद्धि हुई है दिन प्रतिदिन प्रत्येक योजनाओं। गैर विकास के मदों में वृद्धि हुआ। योजना काल में यद्यपि कुल व्यय में गैर विकास व्यय का प्रतिशत गिरा है, किंतु व्यक्तिगत तौर पर देश में गैर विकास व्यय को विभिन्न मदों में तेजी से वृद्धि हुई। सुरक्षा व्यय, ऋण सेवाएं एवं बढ़ता प्रशासनिक व्यय गैर विकास मदों के प्रमुख उदाहरण हैं। क्या क्या उदाहरण है देख लीजिए एक बार फिर, एक नज़र दौड़ाइए। सुरक्षा व्यय, ठीक ना, ऋण सेवाएं एवं बढ़ता प्रशासनिक व्यय गैर विकास मदों में शामिल है। मतलब गैर विकास की मद की आप बात करें तो वर्तमान में जो कोविड-19 आया है, कोविड-19 जो आया है, इससे बचने के लिए जो वैश्विक महामारी है, इससे बचने के लिए जो सरकार व्यय किया जा रहा है करते हैं वह गैर विकास की मदों में शामिल होते हैं। जो अभी वर्तमान में कल ही यानी कि 12 मई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितनी आवंटन करने की घोषणा की है? 20 लाख करोड़। $20 लाख करोड़ रुपये इस कोविड-19 से बचने के लिए सरकार घोषणा किया। कब? 12/5/2020 को घोषणा किया है। तो ये एक्स्ट्रा व्यय है कि नहीं? ये एग्जाम्पल है, ये एक्स्ट्रा व्यय में जाता है। तो इस प्रकार से जो गैर विकासात्मक मदें हैं उसमें शामिल होता है। अगला है आर्थिक सहायता में वृद्धि। नियोजन काल में सरकार ने समय समय पर आवश्यक वस्तुओं में सब्सिडी प्रदान की है। उर्वरक इसका एक प्रमुख उदाहरण है। सरकार जो किसान को उर्वरक पर छूट देती है और किसान को ऋण माफ़ की जाता है, यानी कि सब्सिडी प्रदान करती है, उस चीज़ को इसमें आर्थिक सहायता, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को सरकार ये अनुदान प्रदान करती है, उसे हम सब्सिडी कहते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार ने गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले व्यक्तियों को आवास, भोजन आदि प्रकार की विभिन्न योजनाओं में आर्थिक सहायताएं प्रदान करते हैं। यानी कि ध्यान दीजिएगा कि जितने भी सब तरह की लोग हैं, कमज़ोर वर्गों को ऊंचा उठाने के लिए जो अनुदान प्रदान करते हैं उसको इस मद में शामिल किया जाता है। 2009-10 के बजट की बात की जाए तो यह व्यय का कितना 10% भाग आर्थिक सहायता के रूप में दिया गया। और वर्तमान में अगर 2020-21 की योजना की बात करें, बजट की बात करें तो यह 6% है। यह 6% रहा है। मतलब देखा जाए तो ये 2009-10 से तो
भार तो कम हुआ है, लेकिन इससे पूर्व में यह वृद्धि होने का रहा है। इससे पिछले वर्ष में भी यह वृद्धि में ही था। तो इस प्रकार से देखा जाए कि आर्थिक सहायता के लिए भी वृद्धि किया जाता है। तो अब हम आइए देखते हैं एक बजट की इसके रूप में 2020-21 के बजट के रूप में कहाँ कितने रुपये खर्च करते हैं ये सरकार। तो ये बजट है 2020-21 को, इसका हम एक चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ देखिए, ये हमेशा ध्यान दीजिएगा, ये पैसा में डिनोट किया गया है जो प्रतिशत को बतलाता है। ये प्रतिशत को बतलाता है जो पैसा में डिनोट किया गया है, ठीक ना। इसे प्रतिशत में आप डिनोट करिए। यहाँ पैसा में दिखा गया है, यानी कि 1 रुपया ये है, 1 रुपया को कितना परसेंट कहाँ बटा हुआ है, उस चीज़ को डिनोट करता है। तो आइए देखते हैं, सरकार जो व्यय करती है वो केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं में 9% व्यय करती है। देख लीजिए, ये 9% व्यय करती है। केंद्रीय क्षेत्र की योजना में 13% योजना व्यय करती है, यहाँ प्रतिशत है। ब्याज अदायगी में 18%। देखिए, अभी हमने पढ़े कि ना, जो सरकार ऋण ले रखी है उसके चुकाने में ब्याज अदायगी में 18% व्यय करती है। अगला क्या है, यहाँ देखिए, रक्षा पर व्यय देखिए 8% सरकार करती है। देख लीजिए यहाँ, ये देखिए 8%, ये है 8%। और ब्याज अदायगी में सबसे ज़्यादा जा रहा है कि नहीं, देखिए 18% जा रहा है। आर्थिक सहायता में देख लीजिए 6% जा रहा है। आर्थिक सहायता में 6% व्यय करता है। वित्त आयोग और अन्य अंतरण में 10% का व्यय करता है। ये वित्त आयोग द्वारा जो खर्च किया जाता है उसके, और अन्य तरह के अंतरण जो होता है उसमें, यह जो ट्रांसफ़र अन्य तरह का होता है उसमें 10% किया जाता है। उसके बाद करों एवं शुल्कों में राज्यों का हिस्सा 20% है। देख लीजिए, ये 20% है। तो 20% ये देख लीजिए राज्यों का हिस्सा जाता है। उसके बाद ये सार्वजनिक व्यय है, ध्यान दीजिएगा, ये सार्वजनिक व्यय के अंतर्गत है। उसके बाद आपका रह गया पेंशन में, देख लीजिए 6% जा रहा है। उसके बाद अन्य तरह के और भी व्यय है वो 10% जाता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन सा है, देख लीजिए, सबसे ज़्यादा करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा जो है सो 20% जाता है। यानी कि करों एवं शुल्कों में मतलब राज्य सरकार से या तो जो आंतरिक ऋण ले रखा है सरकार उसको अदाय करने के लिए, और सरकार राज्य का हिस्सा जो है उसमें जाता है 20%। उसके बाद सिर्फ ब्याज अदायगी में 18% जाता है। मतलब सबसे ज़्यादा ये है, यानी कि इसको, उसके बाद इसमें जाता है। उसी तरह से सरकार मतलब इसमें भी सभी पार्ट बटे हुए हैं। उस चीज़ का डिटेल्स हम एक चार्ट के माध्यम से आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, उस चीज़ को आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग समझ गए बजट के माध्यम से। अब हम ये जो विश्लेषण, जो हम इतना विश्लेषण जो पढ़ें, इससे हमें पता चलता है कि भारत में सार्वजनिक व्यय की प्रमुख प्रवृत्तियों को देखते हुए कहा जा सकता है कि स्वतंत्रता के बाद देश में नियोजन प्रक्रिया प्रारंभ होने पर देश का सार्वजनिक व्यय तेज़ी से बढ़ा है, जिसका मुख्य कारण देश में आर्थिक विकास की गति को प्रोत्साहित करना था, यानी कि देश की सुरक्षा पर बड़ी मात्रा में व्यय किया जाना है। समय समय पर भारत को अपने सीमित संसाधनों का एक बहुत बड़ा भाग रक्षा व्यय के लिए उत्तरदायी संसाधनों में से निकालकर, यानी कि उत्पादकीय संसाधनों से निकालकर रक्षा क्षेत्र में स्थानांतरित करना पड़ा। यानी कि ध्यान दीजिएगा, ये जो सार्वजनिक रक्षा क्षेत्र पर जो व्यय करने का जो वृद्धि हुआ वो क्या है, कहाँ से निकला गया, उत्पादक, जो उत्पादकीय संसाधन में खर्च किया जाता था, ये उत्पादकीय संसाधनों में जो खर्च किया जाता था वो रक्षा व्यय में वृद्धि करना पड़ा।
जिसका प्रतिकूल प्रभाव देश की विकास योजनाओं पर पड़ा। क्या हुआ? देश की जो विकासात्मक योजनाएं थी उस पर पड़ा। भारत एक विकासशील देश है जिसमें अभी किए जाने वाले कल्याणकारी कार्यों की सूची में मदों की संख्या बहुत अधिक है, जिसके आधार पर यह आवश्यक कहा जा सकता है कि आगामी वर्षों में भी सार्वजनिक व्यय के बढ़ने अथवा नियंत्रित होने की संभावना नहीं है। तो इस प्रकार से हम भारत में सार्वजनिक व्यय की प्रवृत्ति के बारे में जान लिए। तो आज इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।